हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी, ज्योग्राफी की सीरीज में हमने दो पार्ट में उसको कंप्लीट करने का सोचा है। तो पहले पार्ट में हमने जो स्टार्ट किया था वो इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की थी। इंडियन ज्योग्राफी मैंने क्यों स्टार्ट की थी, इसके पीछे का मैं उद्देश्य आप सभी को बता चुका हूँ। और अभी जो मैं करा रहा हूँ वो हमारा चल रहा है वर्ल्ड का भूगोल, यानी विश्व का भूगोल। तो इससे पहले जिस भी स्टूडेंट ने, जिस भी छात्र ने, अगर वो पहली क्लास में रही यानी भारत का भूगोल क्लासेस नहीं देखी हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट में इसके डिस्क्रिप्शन में, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप सारी क्लासेस मेरी ले सकते हैं। उसमें मैं आपको करंट अफेयर, जो मैंने करंट अफेयर स्टार्ट करा है उसकी वीडियो भी उसमें डाल देता हूँ। तो आप सारी करंट अफेयर की भी और इंडियन ज्योग्राफी की भी, और उसके साथ में मैं जो आपको करा रहा हूँ विश्व का भूगोल, उसकी प्लेलिस्ट भी उसमें मैं डाल देता हूँ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जैसे आपको लगता है, अगर आप विश्व का भूगोल पहले पढ़ना चाहते हैं तो विश्व का भूगोल पहले पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भारत का भूगोल पहले पढ़ना चाहते हैं तो भारत का भूगोल पहले पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं पहले कि जो भारत का भूगोल है, अगर हम बात करें अपने किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, तो उसमें भारत का जो भूगोल रहता है वो उसका जो परसेंटेज रहता है, प्रतिशत रहता है, वो ज़्यादा रहता है। अगर भूगोल से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उसमें से लगभग 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके रहते हैं भारत के भूगोल से, और लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके रहते हैं विश्व के भूगोल से। तो इसलिए मैंने इसको स्टार्ट कराया। मैं ये परसेंटेज आपको बता रहा हूँ, सिर्फ कौन से बेस पे बता रहा हूँ। अगर आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं, अगर 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें से 6 से 7 क्वेश्चंस आपके रहेंगे इंडियन ज्योग्राफी के, और 3 से 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के। ओके। और जो मैं इस पर सीरीज आपको करा रहा हूँ विश्व के भूगोल की और भारत के भूगोल की, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए क्लास आप ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम जैसे कोई क्लास ढूंढते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो हमारे मन में ये संशय रहता है कि ये क्लास हम अपने एग्ज़ाम, जैसे कोई भी आप XYZ एग्ज़ाम करना चाहते हैं, तो आपके मन में ये बात आती है कि मैं ये क्लास लूँ कि नहीं लूँ। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ क्लास स्टार्ट होने से पहले ही, कि आप जैसे कोई भी एग्ज़ाम, SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, PSC कोई भी स्टेट PCS हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर UPSC की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे अगर मैं स्टेट किसी भी व्यापम की बात करें किसी स्टेट में, ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे पुलिस हो गया, SI हो गया, पटवारी हो गया, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। ओके। तो मैंने फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि मैं भारत का भूगोल इसी चैनल पर ख़त्म करा चुका हूँ, और जो मैंने स्टार्ट कराया वो विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में हमने लगभग 4 वीडियो बना लिए हैं, आज हमारा 6वां वीडियो है। तो इससे पहले आप जो भी आप पहली बार देख रहे हैं तो पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, उसके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ओके। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो पृथ्वी की उत्पत्ति चल रही थी, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी का विकास। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई वो हम समझ चुके हैं। अब जो हम समझने वाले हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो उसका विकास हुआ, वर्तमान स्वरूप हम जो पृथ्वी का देखते हैं, वर्तमान स्वरूप देखते हैं, जैसे जीवन, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब हम देखते हैं ना, नदियाँ, जो भी कुछ देखते हैं, तो उसका विकास कैसे हुआ है, चट्टानों का विकास कैसे हुआ है, और उसको कितने काल में, यानी कितने टाइम पीरियड में उसको बांटा गया, वो सब चीज़ हम यहाँ पर उसको देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो इसके ऊपर जो आपको यहाँ पर अंडरलाइन दिख रहा है, इसके ऊपर का, यानी हम इसके ऊपर का सारा कर चुके हैं। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे प्री कैम्ब्रियन युग। यहाँ पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भूगर्भिक समय मापक्रम एवं उसकी विशेषताएं।
देखिए, वर्तमान समय में पृथ्वी के भूगर्भिक संरचना के विकास क्रम के काल को विभिन्न कालों जैसे ईयान, महाकल्प, कल्प, युग आदि में बांटा है। तो सबसे बड़ा क्या होता है, महाकल्प होता है। उसके बाद महाकल्पों को कल्प में बांटा गया है, कल्प को युगों में बांटा गया है। ये हम पहले देख चुके हैं, यानी कल के वीडियो में। तो यहाँ से आपको थोड़ा अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि ये सब चीज़ आपके लिए एग्ज़ाम में आ भी सकती हैं और मेंस में ये चीज़ पूछ भी सकते हैं। क्योंकि अगर हम आपसे पूछें क्वेश्चन, यहीं पे मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के विकास को कितने कल्पों में या कितने महाकल्पों में या किस किस कल्पों में बांटा गया है या महाकल्पों में बांटा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में क्या क्या विशेषताएं थी, पृथ्वी में क्या क्या विकास हुआ था उस टाइम पर, ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं, एक तरफ आपको प्री कैम्ब्रियन महाकल्प लिख के दे देंगे, दूसरी तरफ आपको लिख के दे देंगे कि ये ग्रेनाइट, नीस, मतलब कुछ भी उनके मन में जो भी चीज़ आए कि यहाँ पर सोना पाया जाता था, कि लोहा पाया जाता था, कि नहीं पाया जाता था, सारी चीज़ वो आपको दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री कैम्ब्रियन युग महाकल्प को। अब इसके अंदर की विशेषताएं हमें अपने या तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, या जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है वैसे भी आप सीधा लिख सकते हैं। अगर किसी को PDF जैसे मैं जो यहाँ पर करा रहा हूँ उस PDF की अगर किसी को भी आवश्यकता होती है तो आप इंडियन PCS एकेडमी करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जाकर ये सारी PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको प्रिंट कराइए और उसको मेरी क्लास के साथ साथ पढ़ते जाइए। चलिए, लगभग 480 करोड़ वर्ष पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले प्री कैम्ब्रियन महाकल्प शुरू हुआ था। तो इसके अगर हम शुरुआत की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत हुई थी 480 करोड़ वर्ष पहले। इसका समय पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज से 57 करोड़ वर्ष पहले तक माना जाता है। ओके, इस महाकल्प में निर्मित प्राचीनतम पर्वत को आर्कियन पर्वत कहते थे। पहला आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है और क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर है कि आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपको सब जगह सेम नहीं मिलेगा। क्योंकि कहीं कहीं ये टाइम पीरियड आपको 500 करोड़ वर्ष भी मिल सकता है, 450 करोड़ भी वर्ष भी मिल सकता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से, रेयर है क्वेश्चन पूछा जाए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इस टाइम पे जो पर्वत हुआ करते थे उस पर्वत को हम क्या कहते थे, तो आर्कियन पर्वत कहते थे। ताप यानी टेम्परेचर, दाब यानी प्रेशर के कारण इस युग की चट्टानों में सर्वाधिक रूपांतरण हुआ। रूपांतरण का मतलब क्या होता है, उनके रूप में, उनकी स्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ। किसके कारण हुआ था, तो इसका कारण क्या है, ताप और दाब। तो इस टाइम की जो भी चट्टानें थी उनमें जो परिवर्तन हुआ यानी रूपांतरण हुआ वो किस कारण हुआ था, तापमान और दाब के कारण। और अगर हम बात करें कि सर्वाधिक रूपांतरण किस समय हुआ था, तो इसी समय हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में, ठीक है। उसके बाद क्या है, महाकल्प की चट्टानों में ग्रेनाइट एवं नीस की प्रधानता होती है, जिसमें सोना एवं लोहा पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये हो गया, चौथा क्वेश्चन हमारा ये हो गया, लोहा और सोना। समझ में आ गई ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे अगर पूछे जाते हैं तो आपको बनाते चलना है। चलिए, फिर अगला क्या है इसी में, भारत में इसी समय अरावली पर्वत तथा धारवाड़ क्रम की चट्टानों का भी निर्माण हुआ। कौन से क्रम में, प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन का मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कैम्ब्रियन कल्प, कैम्ब्रियन कल्प से पहले का क्या कहलाता है, प्री कैम्ब्रियन कल्प। तो भारत में इसी समय अरावली पर्वत धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इस महाकल्प में समुद्रों में रीढ़ विहीन एक कोश की जीवों का उद्भव हुआ तथा किंतु सेलों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव था। देखिए, अब मैं यहाँ पर फिर से समझाता हूँ आपको। इसी काल में समुद्रों में रीढ़ विहीन, मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है वो नहीं हुआ करती थी इस समय के जीव जंतुओं में, यानी एक कोश की जीवों का क्या हुआ था, उद्भव यानी
पैदा हुए, ठीक है। किंतु सेलों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव था। इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ क्यों था इस टाइम पे। क्योंकि जो भी सेल का मतलब क्या होता है, जो भी चट्टानें थी वो, तो ये चट्टानें थी इस टाइम पे ज्वालामुखी का निर्माण मतलब उद्गार हुआ था, उसके हाल ही के बाद ये चट्टानों का निर्माण हुआ था। यानी यहाँ पर जो चट्टानें थी, यहाँ पर ज्वालामुखी का निर्माण, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। ज्वालामुखी का उद्गार होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ। टेम्परेचर कम होने के कारण जो लावा वगैरह था वो क्या हुआ, जम गया। तो ये जमने के बाद यहाँ पर ये चट्टानें बन गई। तो तुरंत ही चट्टानों के निर्माण के कारण यहाँ पर जो जीव जंतु थे, उन चट्टानों में जीव जंतु नहीं हुआ करते थे। ओके, तो वनस्पति के क्षेत्र में इस समय तक केवल सागरी घास ही उपस्थित थी। मतलब वनस्पति की अगर हम बात करें तो जंगलों में कोई भी वनस्पति नहीं थी, सिर्फ सागरों में ही घास हुआ करती थी। परंतु स्थल मैंने अभी बताया था कि स्थल पर यानी ज़मीन पर कुछ ना जीव जंतु थे, ना कोई घास थी। क्लियर। तो प्री कैम्ब्रियन युग हमने यहाँ पर युग पढ़ा। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। तो कैम्ब्रियन युग के जो पहले का युग था, तो उसको किस नाम से हम जानते हैं, प्री कैम्ब्रियन युग नाम से। क्लियर हो गया। इस पे जो भी विशेषताएं थी, इससे पहले आपने शायद ही कहीं पे पढ़ा होगा, है ना। ठीक है, ठीक है। अगला क्या है, कैम्ब्रियन कल्प। तो यह पैलियोजोइक यानी पुराजीव महाकल्प का पहला कल्प था। ये जो लाइन है इसको अभी समझेंगे हम, है ना। कैम्ब्रियन कल्प आज से 57 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हो गया, अर्थात यह कल्प 6.5 करोड़ वर्ष तक था। इस काल में पृथ्वी के ऊपर छिछले सागरों का विस्तार हुआ। ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स, उत्तरी पश्चिमी स्कॉटलैंड, पश्चिमी इंग्लैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण हुआ। उसके बाद यूरोप महाद्वीप में ज्वालामुखी क्रिया हुई, परंतु पर्वत निर्माण के लक्षण नहीं मिलते हैं। स्थल सतह पर अभी भी जीवों का विकास नहीं हुआ था। तो यहाँ पर भी देखिए, पुराजीव यानी जीवों की उत्पत्ति से पहले, इस टाइम पर भी क्या हुआ था, जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। समझ में आ रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताते हुए चलना है कि कैम्ब्रियन युग में जीवों की उत्पत्ति हुई थी क्या नहीं हुई थी। और भले ही ये चीज़ एग्ज़ाम में ना आए आपके, लेकिन ये समझ विकसित करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो समय दिया गया है, इससे आप अगर कहीं डिबेट करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, कुछ भी हम अब अगर लिखते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ हमारे काम आती है। ठीक है। फिर अगला क्या है, आर्डोविशियन कल्प। क्या है, आर्डोविशियन कल्प। इस कल्प का प्रारंभ आज से 50.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था तथा समाप्ति इसकी 43.8 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, अर्थात यह कल्प 6.7 करोड़ वर्ष तक था। टाइम पीरियड आप बिल्कुल भूल जाइए, बस एक आप अपने लिए याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे क्या, इस कल्प में समुद्र का विस्तार हुआ, कुछ छिछले सागर में बालू कीचड़ का जमाव बढ़ता गया, जिस कारण कई सागर शुष्क हो गए। इस युग की चट्टानों का जमाव उत्तर पश्चिम यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में संपन्न हुआ। इस समय भी वनस्पतियों का विस्तार केवल सागरों तक ही सीमित रहा। इस समय सागरी भागों को ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय थी, सब जगह पर गर्म जलवायु थी, किंतु कोई जलवायु कटिबंध नहीं थी। तो यहाँ पर हम जो भी पढ़ रहे हैं, इसमें सीधी बात यह है कि कोई भी वनस्पति का निर्माण नहीं हुआ। जलवायु बहुत गर्म थी,
क्योंकि ज्वालामुखियों का विस्फोट होता जाता था। अगर हम इमेजिन करें तो जैसे हम हॉलीवुड की मूवियों वगैरह में देखते हैं, वैसा ही बहुत कुछ डरावना सा सीन हुआ होगा उस टाइम पे, है ना। फिर अगला दिया है सुलरियन कल्प। यह कल्प 43.8 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। ये सब इतने समय पर सब समाप्त हुआ। मेन चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इस समय सागरी तल में उतार चढ़ाव हो रहा था। परिणाम स्वरूप स्थल पर बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस समय से स्थल पर क्या हुई, बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इन सब के बावजूद पर्वत निर्माण की प्रक्रिया तो चलती रही, किंतु ऑर्डोविशियन कल्प की अपेक्षा ज्वालामुखी की क्रिया में कमी हुई। यानी ज्वालामुखी पहले बहुत हुआ करते थे इसके पहले वाले युग में, ठीक है। जलवायु अनुपातिक रूप से सर्वत्र गर्म एवं समान थी। सागर में रीढ़ वाले जीवों की किस्मों में विस्तार हुआ। इससे पहले जितने भी हम युग पढ़ रहे थे उस टाइम पे जो जीव थे वो एक कोष की थे, यानी इनमें रीढ़ की हड्डी हुआ नहीं करती थी। वनस्पतियों के प्रकारों में भी विकास हुआ। प्रवाल जीवों का यहाँ पर क्या लिखा है, वनस्पतियों के प्रकार में भी क्या हुआ, विकास हुआ। प्रवाल जीवों का सर्वप्रथम सबसे बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। प्रवाल कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे। तो ये भी एक समुद्री वनस्पति कह सकते हैं हम इसको, है ना। कह ही नहीं सकते, समुद्री वनस्पति ही है। इसी समय स्थल पर पहली बार वनस्पति का उदय हुआ। तो इसको हम थोड़ा डीप में पढ़ लेंगे। प्री कैम्ब्रियन को आपको पढ़ना है और कैम्ब्रियन को पढ़ना, उसके बाद डायरेक्ट जो महत्वपूर्ण है वो ये है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। वनस्पतियों का उदय स्थल पर भी होने लगा, लेकिन ये वनस्पति पत्ती विहीन थी। इस प्रकार की वनस्पतियों के अवशेष ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ओके। फिर अगला है डिवोनियन कल्प। इसका समय ये दिया गया, समय को आपको ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है। समय सागरी भाग का ह्रास, स्थल भाग का विस्तार, यानी जो सागरी भाग था उसका कम होने लगा वो, और स्थली भाग बढ़ने लगा। सागर में रीढ़ वाले जीवों का तथा मत्स्य का विकास तीव्र गति से हो रहा था, ठीक है। यह कल्प मछलियों के लिए अधिक अनुकूल थी। शार्क जैसी विशाल मछलियों का उदय हुआ जिनकी लंबाई 20 फीट तक थी। इसलिए इस काल में मत्स्य युग भी इसको कहा जाता है। इस काल को क्या कहा जाता है, मत्स्य युग, ठीक है। इसी समय उभयचर जीवों, उभयचर का मतलब क्या होता है, जो जल और थल दोनों पर रह सकते हैं, का उदय हुआ। सागरी रीढ़ वाले जीवों का उदय हुआ। उसके बाद स्थल की ओर वो क्या करने लगे, गमन करने लगे, ठीक है। प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ भी मौजूद था। जमीन पर जंगलों की मात्रा बढ़ने लगी तथा फर्न का मतलब होता है ठीक है। फर्न का मतलब क्या होता है, मुलायम पत्ती वाली वनस्पति, उसका क्या हुआ, विस्तार हुआ। फिर आता है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस इस कल्प का प्रारंभ, इसको आप समय को छोड़ दीजिए। इस कल्प में पर्वत निर्माण प्रक्रिया अमेरिकन हलचल में संबंध माना जाता है। इस कल्प में 100 फीट ऊंचे पहाड़ों का विकास हुआ। बड़े वृक्षों का काल भी कहा जाता है इसे। इसी समय बड़े वृक्षों में पेड़ों के दब जाने से गोंडवाना चट्टानों संरचना का उदय हुआ, जिसके कारण वहाँ पर क्या बाद में किसका बढ़ोतरी हुई, यानी कोयले का क्या हुआ, निर्माण हुआ वहाँ पर, ठीक है ना। और बड़े रेंगने वाले जीवों का भी क्या हुआ, उदय हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण जो काल है वो है क्रेटेशियस काल, ठीक है। इस समय रॉकीज एंड एंडीज पर्वत श्रेणियों का भी निर्माण हुआ।
इसी कल्प में ज्वालामुखी लावा की दरारी उद्भेदन से दक्कन ट्रैप यानी दक्कन का पठार व काली मिट्टी का भी निर्माण हुआ। ओके, सागरी क्षेत्रों में शार्क, हैरिंग, समान मत्स्य जन्म हुआ। उड़ने वाली परविहीन दोनों का, उड़ने वाली और परवीन मतलब उड़ने वाले पर वाले, और परवीन का मतलब होता है बिना उड़ने वाले पक्षियों का भी क्या हुआ, निर्माण हुआ। अभी स्तनधारियों की स्थिति अनिश्चित थी। इस समय डायनासोर लगभग विलुप्त हो चुके थे। फिर आता है होलोसीन युग। इस समय जलवायु संबंधी सभी दशाओं में समानता होने लगी, किंतु उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य एशिया में शुष्कता की अधिकता के कारण उष्ण और शुष्क रेगिस्तानों का विकास हुआ। होलोसीन वर्तमान विश्व के उदय का काल जो अब तक जारी रहा। इस युग में पूर्ण विकसित मानव का विकास हो चुका था। मानव पशुपालन तथा कृषि कार्य का भी प्रारंभ कर चुका था। अब हम जो पृथ्वी का विकास यहाँ पर हम पूरा ख़त्म कर चुके हैं, और क्योंकि ये युग जितने हमसे पूछे जाते थे उतने हमने सब यहाँ पर देख लिए। इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो उसके आगे का स्टार्ट करेंगे। पृथ्वी पर और क्या क्या चीज़ें हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी भी ज़्यादा जाती हैं। ये सिर्फ मैंने बस आपको कराया था ताकि आप थोड़ा समझें कैसे क्या पृथ्वी का विकास हुआ, कौन से युग में क्या हुआ, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। तो फिर मैं आपको दोहरा देना चाहता हूँ कि आपको नोट्स बनाते हुए चलना है और साथ में पढ़ते हुए चलना है। टेस्ट सीरीज आपकी लगाना है, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको लगाते चलना है, क्योंकि आप अगर जितने आप मॉक लगाएंगे उतना आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।